अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफिद से होंगे और आज हम बात करेंगे उन लोगों के हवाले से कि जिनको मुख्तलिफ़ तरह के शक व शुबहात रहते हैं, तनकीदें रहती हैं और वो दूसरे लोगों पर शक करते हैं, हत्ता कि अपने करीबी दोस्तों पर शक और तनकीद रखते हैं। कभी कभी तो अपने माँ बाप पे इतना ज़्यादा शकीक होते हैं कि उनका मारने की धमकियाँ तक देते हैं। कभी कभी अपने बहन भाइयों पे इतना ज़्यादा शक्की होते हैं, घर ख़ानदान के ऊपर शक्की होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शक और तनकीद की नज़र से देखने वाले होते हैं और कभी कभी किसी को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं या अपना नुकसान भी कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग जो कि हद से ज़्यादा शक में चले जाएं और कभी इस तरह की बातें करें, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे किडनैप करवा लेगा, कोई मेरे खाने में जहर मिला देगा, कोई मेरे ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा है, कोई हासिद है मेरे ख़िलाफ़, कोई मुझसे जलता है, कोई ये, अगर वो सारी इस तरह की बातें करें तो इसका मतलब उस बंदे को पैरानाइड पर्सनैलिटी है कि उस बंदे के अंदर पैरानाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यानी कि उस बंदे के अंदर शक और तनकीद का जो दायरा है वो इतना ज़्यादा वसी हो चुका कि अब उसकी रिकवरी नामुमकिन सी लगती है और अब वो हर बंदा नफ़रत की निगाहों से देखता है और सब से अपने ताल्लुकात को ख़राब कर लेता या कर लेती है और हर किसी को गुस्से की निगाह से देखता या देखती है और किस बार बार धमकी आमेज अल्फाज को इस्तेमाल करता या फिर करती है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए तो उस बंदे को डील करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि सबसे पहले तो उसके केयर गिवर की, बल्कि हम पहले बात ये कर लेते हैं कि उस बंदे को ये वजूहात हुई क्यों है, क्योंकि जब इनकी वजूहात सामने आती है तो उस वजूहात को ही हमने ठीक करना होता है और ऑटोमेटिकली उसकी मैनेजमेंट में ये बात आ जाती है। अच्छा, अब जो लोग पैरानाइड में जा चुके हैं, जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा शक है, दूसरों को ऊपर तनकीद करते हैं, दूसरों के बारे में गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को मरने मराने की धमकियाँ देते हैं और तनकीद का दायरा हद से ज़्यादा वसी हो जाए, तो ये या तो इनकी वजह ये होती है कि इनके वालिदैन जो थे उनके अंदर से या तो किसी एक ने ट्रेनिंग दी उनको, या तो बाप सर पे नहीं था या फिर माँ सर पे नहीं थी। अब बाप या माँ के सर पे ना होने की वजह से वो एक तरफ का प्यार ना मिलने की वजह से बच्चा किसी न किसी इस तरह के नफसियाती मसले का शिकार हो सकता है, जिस तरह से पैरानाइड है कि बंदा चूँकि एक तरफ से मोहब्बत नहीं मिली, अब उस मोहब्बत के ना मिलने की वजह से वो बंदा काफ़ी ज़्यादा या तो एहसास कमतरी या फिर एहसास बढ़ती में चला जाता है। यानी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हर इंसान के अंदर ना ये जो दो फितरतें हैं कि थोड़ी सी कमतरी थोड़ी सी बढ़ती हर इंसान में होती है, लेकिन किसी हर बंदे में कोई एक पहलू ज़्यादा होता है। अब एक हद तक ज़्यादा हो तो खैर है, लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा वो पहलू हो जाए तो फिर ख़तरे की बात है। मसलन अगर एक बंदे की सिर्फ माँ ने तरबियत की है और माँ खुद एहसास कमतरी का शिकार है, ठीक है, तो उस सूरत हाल के अंदर बाप को तो उसकी ममता मिली नहीं है। अब अगर बाप होता तो बैलेंस काम चलता रहता, दोनों का कमी बेशी चलती रहती, लेकिन चूँकि बाप तो उसने देखा ही नहीं है, उसको मिली नहीं है बाप की मोहब्बत, बाप की शफ़क़त, तो सिर्फ वो माँ के एहसास, माँ खुद एहसास कमतरी में है, तो जिसकी वजह से वो बच्चा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चला जाता है। उसके एहसास कमतरी में जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो ऐसे किस तरह वो शक्की मिजाज या फिर दूसरों पर तनकीद या फिर दूसरों को नफ़रत की निगाह से देखने वाला बन सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बंदे के साथ कोई ऐसा अलमनाक वाक़या हुआ हो, कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो, कोई ऐसे अनहोनी हुई हो कि जिसने उसको बुरे तरीके से डिसऑर्ट करके रख दिया हो कि उस बंदे का इस दुनिया के होने से यकीन उठ जाए।
अमूमी तौर पे अक्सर देखने के अंदर आया कि जो मोहब्बत के केस होती हैं, उस मोहब्बत के केस के अंदर जब नाकामी होती है तो फिर आगे से आशिक या फिर महबूबा जो भी हो तो उसके यही अल्फाज सुनने को मिलते हैं, जी बस जी अब तो मेरा एतबार उठ गया, बस जी अब तो मेरे इस दुनिया के होने पे यकीन ही नहीं रहा। हत्ता कितने ज़्यादा वो तल्ख लेवल में चले जाते हैं कि उन्हें शादी के नाम से भी कोफत होती है। अब उनका दिमाग ये बन जाता है कि जिस तरह से मेरे लवर मुझे छोड़ के चला गया बड़े बड़े दावे करके, तो शादी भी सारा टॉपिक ड्रामा ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर भी। चूँकि इतने बुरे तरीके से वो बंदा डिसहार्ट हुआ, अब उसके डिसहार्ट होने की वजह से वो बंदा इस ऐसी कैफियत के अंदर, एहसास कमतरी की ऐसी कैफियत में चला गया कि वो हर चीज़ से, हर बंदे से उसके एतबार उठ जाता है और फिर वो लोगों को नफ़रत की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं और इस तरह से वो तनकीदी और जो उसकी शक की निगाह होती है वो और ज़्यादा बनती चली जाती है। या बार दफ़ इंसान की ज़िंदगी में कोई और ऐसा इक्का दुक्का वाक़या आ सकता है जो कि इंसान की ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल के रख दे। एंड ये कि जब इंसान का दिल टूटता है तब इंसान चकनाचूर हो चुका होता है अंदर से। ऐसी हालत में अगर उसको सपोर्ट ना दी जाए तो फिर वो पैरानाइड में जा सकता है, शक और तनकीद में जा सकता है और फिर वो एक्सेसिव लेवल पे जा सकता है। या अगर एक बंदे को अगर हद से ज़्यादा मजाक उड़ाया जाए, एक होता है मजाक बनाया जाए, अगर एक होता है मजाक करना और एक होता है मजाक उड़ाना। मजाक करना आम अल्फाज है जो कि हर बंदा करता है, और मजाक उड़ाना ये होता है कि उसकी तजलील की जाए या उसको साइकोलॉजिकल तौर पे टॉर्चर किया जाए। जब एक बंदे को हद से ज़्यादा मजाक उड़ाया जाए तब तो भी वो बंदा कम्प्लेक्स का शिकार होते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वो पानी सर से गुजर चुका होता है, फिर बंदा पैरानाइड में दाखिल हो जाता है, फिर इसको दुनिया के हर इंसान से नफ़रत शुरू हो जाती है और वो हर बंदे को काट खाने वाली निगाहों से आते हैं, काट खाने वाले अंदाज से आते हैं। बल्कि इस बीमारी में बाद लोग तो दूसरे को काटी भी करते हैं, बुरका वगैरह उसको मारते हैं या इस तरह का कुछ को थप मार सकते हैं, थप्पड़ वगैरह या कोई और इस तरह की हरकतें भी हो सकती है और वो किसी अदब वाले रिश्ते के साथ भी ऐसा काम कर सकते हैं। अगर ऐसी कैफियत में बंदा जा चुका हो तो इसका मतलब वो पैरानॉइड में जा चुका है। अब पैरानाइड में जाने के बाद उसको हमने साइकोलॉजिकल तौर पे ट्रीटमेंट कैसे देनी है, अब हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने के लिए एक चीज़ का तो इसका ख्याल रखा जाता है कि जो अगर कोई ऐसा बंदा उसको पता कराना पड़ता है कि जिसका थोड़ा बहुत एतबार बच रहा हो, अगर उसका थोड़ा बहुत एतबार बच रहा हो किसी बंदे पे, वो उसी से भी उससे क्लाइंट से पूछा जा सकता है भाई आपका इस दुनिया पे किसी पे एतबार है या बिल्कुल नहीं है, ठीक है। या वो उसकी बातों से निकलवाना पड़ता है, बातें कर घुमा फिरा के। अगर कोई ऐसा एक बंदा भी मौजूद है जिसको लगता है कि वो उसका केयर गिवर है, अब उस केयर गिवर एक अच्छी हेल्प कर सकता है कि वो केयर गिवर उसको CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की टेक्निकें लगा के और वो उसको इस कंडीशन से निकाल सकता है। यानी अगर वो केयर गिवर उसको समझाना शुरू करे कि सारे मामलात खुद चलते रहते हैं, गमी दुख सुख मुसीबत खुशी हर चीज़ आती रहती है, कुछ मामलात अल्लाह की तरफ से होते हैं, इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, इंसान को अच्छा सोचना चाहिए, इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, कोई नहीं सारे मामला हल हो जाएगी, हौसला और दिलेरी रखनी चाहिए। अब वो बंदा उसको समझाना शुरू करता है भाई मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं आपको कहीं पे टूटने नहीं दूंगा, मैं आपको कहीं पे बिखरने नहीं दूंगा, मैं हर लम्हे आपका ख्याल रखूँगा, बस आपने रिलैक्स रहना है, कूल माइंड रहना है। तो अगर उसका कोई केयर गिवर उसके निगाहों के अंदर है तो फिर वो उस केयर गिवर की वजह से वो बंदा बच सकता है और वो बंदा अपने आप को रिकॉल करने की भी कोशिश कर सकता है और वो बंदा अपने आप को रिट्राइव करने की भी कोशिश कर सकता है। या फिर वो ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है कि उस सूरत हाल की वजह से वो बंदा अपने आप को, या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि वो बंदा अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। जब वो बंदा अपने आप को, अगर या तो वो बंदा उसकी हेल्प कर सकता है कि वो उनको उस तरीक़ों से बाहर निकाल सकता है, या फिर कुछ केस के अंदर ये भी होता है कि उसके केयर गिवर के बजाय, या फिर कुछ केस के अंदर ये भी होता है कि उसके केयर गिवर के बजाय दूसरे तरीक़ेकार ये है कि उस बंदे को मुख्तलिफ़ तरह की एंटी साइकोटिक मेडिसिन देने से भी उसका इलाज करना मुमकिन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ऐसे अपना एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती है कि वो उस बंदे के ब्रेन केमिकल को, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इन चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए होते हैं। तो इन चीज़ों को नॉर्मल करने वाले अगर केमिकल दिए जाते हैं
तो वो तब भी किसी हद तक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेने से उसका जो ब्रेन केमिकल है वो किसी हद तक लेवल पे आ सकता है और किसी हद तक लेवल पे आके वो एक नॉर्मल कैफियत में जा सकता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ तरह की सेल्फ़ इस्टीम को इम्प्रूव करके भी इसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। अब सेल्फ़ इस्टीम को इम्प्रूव करने से क्या मुराद है? सेल्फ़ इस्टीम को इम्प्रूव करने से मुराद ये है कि उस बंदे की हौसला अफजाई की जाए, उस बंदे की इज़्ज़त की जाए, उस बंदे के अंदर ये ख़्याल रियलाइज़ कराए जाए, वही तेरी एक रिस्पेक्ट है, तेरा एक वजूद है, तेरी एक अहमियत है। आपने उस अहमियत को, उस वजूद को, उन चीज़ों को समझना है। जब बंदे के अंदर सेल्फ़ इस्टीम आती है, उसको ख़्याल आता है भाई नहीं मेरी अहमियत है, मेरी रिस्पेक्ट है, मेरा वजूद है, लोग मुझे तस्लीम करते हैं, तो फिर वो कम्प्लेक्स उसके अंदर से निकलता है। और फिर जब कम्प्लेक्स उसके अंदर से निकलता है तो उसके कम्प्लेक्स के निकलने की वजह से वो अपने अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट और बेहतरी लाई जा सकती है। इसके साथ साथ ऐसे लोगों का मेन मसला ये भी होता है कि वो उन शक व शुबहात वाली सोच की वजह से उनकी नींदें पूरी नहीं हो पाती और वो सारी रात सोचती रहती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अमूमी तौर पे डॉक्टर साहब एलोराम 0.5 mg के अंदर चला देते हैं। उसकी जब वो हफ्ते 10 दिन इस्तेमाल करते हैं तो एक तो उसको ब्रेन केमिकल को स्लो करती है, दूसरा उसको नींद लाने के लिए उसकी हेल्प करती है। तो इस तरीके से जब जो जैसे जैसे उसकी नींद ज़्यादा पूरी होना शुरू होती है तो वो किसी हद तक अपने आप को बेहतरी की तरफ ला सकता है या फिर ला सकती है। किसका मकसद ये कि उसको उसके जो चल ये मामला है कि उसकी नींद वाला, तो वो नींद उसको प्रॉपर तरीके से दिलानी पड़ती है, तब जाके किसी हद तक बेहतरी हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि उसके इन्वायरमेंट को चेंज कराना होता है। उसके इन्वायरमेंट को चेंज कराने से मुराद ये है कि जिस माहौल के अंदर रह के वो बंदा टार्चर होता है या होती है, उसको उस माहौल से निकाल के किसी फ्रेश माहौल के अंदर रखना होता है, जहाँ पे वो खुशी महसूस करे, जहाँ पे वो ईज़ी महसूस हो। कि ऐसा क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि दुख और खुशी दोनों इंसानी फितरत के अंदर मौजूद होती हैं। कभी कभी खुशी ऊपर आ जाती है, कभी कभी दुख ऊपर आ जाता है। हमने करना क्या होता है? हमने करना ये होता है कि हमने खुशी को ऊपर लाना होता है, दुख को नीचे दबाना होता है। जब हम खुशी को ऊपर लेके आते हैं, दुख को नीचे दबाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर हम बंदे को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। जब हम उसके एनवायरनमेंट को चेंज कराते हैं तो फ्रेश मेमोरी उसकी बनती है। जब फ्रेश मेमोरी बनती है तो खुशियाँ उसके ऊपर आती हैं और दुख नीचे की तरफ चले जाते हैं। जब खुशियाँ ऊपर की तरफ आते हैं, दुख नीचे की तरफ जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली बंदे को रिलैक्स होने का मौका मिलता है। फिर आहिस्ता 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 हम उसकी लाइफ को सर्वाइव कराने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह की सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है कि उसने लोगों में कैसे उठना बैठना है, लोगों में लेन देन कैसे रखने हैं, लोगों के अंदर किस तरीके से पेश आना है, कैसे जाना है, कैसे गेटअप रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे काम अगर उसको कोई लगता है, उस क्लाइंट को उसका कोई केयर गिवर है, उसका आज भी कोई ख्याल रखने वाला मौजूद है, तो ऐसे बंदे की वजह से उस बंदे के अंदर काफ़ी हद तक सोशल स्किल इम्प्रूव हो जाती है कि वो बंदा उसकी हेल्प करे। इसके साथ साथ अगर उसको कोई ऐसा माहौल है जहाँ पे उसकी तजलील होती है। मैंने ऐसे केस को भी डील किया जिसके अंदर पता चला कि उसकी दोस्तें, उसके फ्रेंड्स उसकी काफ़ी ज़्यादा तकलील करके रखते थे, मेक फ़न करती थी और वो पीक लेवल पे चली गई, जिसकी वजह से उसके अंदर ये मसाइल आना शुरू हो गए। तो फिर सबसे पहले मैं तो उसका कॉलेज चेंज करा के जो एक अच्छे माहौल के अंदर लाने की कोशिश करी, साफ़ सुथरा कॉलेज, वहाँ पे उसके टीचर से मिल के क्या आपने इसकी सेल्फ़ इस्टीम का ख्याल रखना है, आपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। इस तरीके से उसको इम्प्रूव लाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ ऐसे बंदे को जब दीन से दूर होते हैं, वसवसे ज़्यादा आते हैं, दीन से करीब होते हैं, वसवसे कम होते हैं, तो उन वसवसों से निकालने के लिए, इन सोचों से निकालने के लिए दीन के पहलू पर भी चलाए जाते हैं ताकि उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आए। जब ये सारे के सारे काम हम इकट्ठे मिलकर चलाते हैं तो फिर इसीलिए काफ़ी हद तक हमारा बंदा एक रिकवर पोजीशन के अंदर आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ये बातें आपको सीखने का मौका मिला होगा। आप लोग हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।